नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रत्येक विधानसभावार तीन प्रत्याशियों के पैनल बनाकर रविवार को दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड के समक्ष चर्चा होगी। बैठक में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रचार प्रसार की रणनीति पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोविड के बढ़ते केस एक बड़ी चुनौती हैं और पार्टी सभी नियमों का पालन करेगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 14 फरवरी तक के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। तो शॉर्टलिस्ट हुए प्रत्याशियों के नाम रविवार को दिल्ली में तैयार होगी फाइनल सूची। राजधानी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और ऐसे में जो सूची है वो तैयार हो जाएगी रविवार तक। प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आज दो महत्वपूर्ण बैठक होंगी। एक बैठक कोर कमेटी की होगी और दूसरी बैठक होगी हमारी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव समिति की बैठक में और कोर कमेटी में हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और चुनाव संचालना समिति, चुनावना समिति का मीटिंग, इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एंड कोर कमेटी मीटिंग आज है। हम पूरा दौरा लेंगे कोर कमेटी में और चुनाव समिति में। बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है। तो रविवार को दिल्ली में तैयार होगी जो फाइनल लिस्ट है वो, और ऐसे में राजधानी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में कई सारे लोगों के नाम अगर शामिल किए गए हैं लिस्ट में तो कई सारे नामों को हटाया भी गया होगा और इसका जो फाइनल डिसीजन है वो रविवार को देखने को मिलेगा। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, इस बैठक से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड की राजधानी में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर कोर कमेटी व चुनाव संचालन समिति दोनों बैठकें संपन्न हो चुकी हैं और बड़े नेता दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ एयरपोर्ट यानी जहाज के माध्यम से तो कुछ सड़क मार्ग से रवाना होंगे। कल भारतीय जनता पार्टी शाम 6 बजे अपने आला कमान के साथ बैठकर मंथन करेगी। उसमें बड़े नेता शामिल हैं। जहां तक टिकट फाइनलाइजेशन की बात है तो 18 या 19 तारीख यानी मंगलवार या बुधवार, इन दोनों में से किसी एक दिन यह तय कर लिया जाएगा कि किस दिन सीडब्ल्यूसी यानी जो इनकी वर्किंग कमेटी है जहां पर पूरा पैनल बनता है उसकी किस दिन समीक्षा बैठक होकर अंतिम रूप से टिकटों पर मोहर लगनी है। तो माना यह जा रहा है कि 21 तारीख से नामांकन शुरू है तो 18 या 19 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी की पहली चुनाव लिस्ट आ जाएगी। इसके लिए 18-19 को बैठक होगी। आज जो उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटें हैं, प्रत्येक विधानसभा की सीट पर 3-3 नाम का एक पैनल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे बहुत गोपनीय रखा गया है। हालांकि चुनाव प्रभारी ये कहते हैं कि एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू होगा या नहीं, ये केंद्रीय इनका जो सीडब्ल्यूसी वर्किंग बोर्ड है वो निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री भी इस बात के संकेत देके गए कि एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू होगा या नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि पहली सूची में सिटिंग एमएलए के टिकट भी कटे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को जो कमजोर प्रत्याशी लगते थे उनके टिकट कटे हैं। उत्तराखंड में भी क्या ऐसा होने जा रहा है, इस पर नेताओं ने चुप्पी साधी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 1 दर्जन के आसपास सिटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं, जिसमें 9 नाम सार्वजनिक तौर पर अब चर्चाओं में चल रहे हैं। अंशिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग के रडार पर आए उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग के 2 अफसर। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरों पर कार्रवाई के लिए 2 जिलों में डीएम को पत्र लिखा है। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह को हटाने को कहा है। डीएम नैनीताल को जीडी सिंह का दूसरे जिले में ट्रांसफर करने को कहा गया है। अधिशासी अभियंता वीके सिंह पर भी एक्शन के आदेश है। डीएम उधम सिंह नगर को वीके सिंह पर एक्शन के लिए कहा गया है। दोनों अधिशासी अभियंता
7 साल से ज्यादा के समय से एक ही जिले में तैनात हैं। शिकायत के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों अधिशासी अभियंता पर एक्शन के लिए कहा है। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर आज अंतिम मुहर लगेगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की शाम को बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। उत्तराखंड की अधिकतर सीटों पर आम सहमति बनी है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम सहमति बनी है। एक परिवार से एक टिकट का फॉर्मूला तय हुआ है। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और आपको बता दें कि आज जो है इंतजार, जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका इंतजार आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द ऐलान किया जा सकता है कि पहली सूची में कौन कौन है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो 70 विधानसभा सीटों पर आम सहमति बनी है। हालांकि थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा जब तक ऐलान नहीं कर दिया जाता। तो कांग्रेस में टिकट के दावेदारों का आज इंतजार खत्म होगा। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिसका मुद्दा लगातार गरमा रहा है और उनको बहुत ज्यादा दुख है इसी बात का। सरिता आर्य ने कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी। सुनिए क्या कुछ कहना था। उसी के आधार पर मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को 40% नहीं तो यहाँ 20% तो टिकट दिए जाएं। मेरी मांगे हैं और मेरी महिलाएं मेरे से यही पूछ रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कहाँ से दिलाएंगे टिकट, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगा रही है। और मैं महिलाओं की अध्यक्ष हूँ तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को यहाँ पर से ज़्यादा टिकट दिलाऊं। उत्तराखंड की जनता के साथ सत्येंद्र जैन का नव परिवर्तन संवाद। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री है सत्येंद्र जैन। दिल्ली में हमने हर एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भी हर गांव में क्लिनिक बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि के प्राकृतिक संसाधनों को बीजेपी कांग्रेस दोनों ने लूट लिया है। दिल्ली के अस्पतालों में जनता को अच्छा और मुफ्त इलाज मिल सकता है, तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दीजिए, आपको भी दिल्ली जैसी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड का नवनिर्माण केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। ये देवभूमि है जिसका इन्होंने हालात ये कर दिए हैं कि आज देवभूमि के अंदर कुछ भी मतलब बचा ही नहीं है। अगर इतनी अच्छी जगह है और वहाँ के लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिएगा, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिजली के आप रेट देख लो, अरे उत्तराखंड तो नदियाँ हैं, गंगा नदी वहीं से आती है, सारी इतनी सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, तब भी वहाँ पे बिजली इतनी महंगी क्यों मिल रही है। दिल्ली में तो सबको फ्री बिजली मिल रही है। दिल्ली सरकार अगर अपनी जनता को बिजली फ्री में दे सकती है तो उत्तराखंड क्यों नहीं दे सकता। दिल्ली के अंदर हर तरह का इलाज मुफ्त में हो सकता है, हर इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर सबके लिए मुफ्त है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं तो उत्तराखंड का क्यों नहीं हो सकता। तो वहीं उत्तरकाशी में कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोक गायक और पंडा समाज के रजनीकांत सेमवाल ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और कांग्रेस घबरा गई है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं। सेमवाल का आपके समर्थन में पार्टी गंगोत्री में आई है और मजबूत हो गई है। पंडा समाज भी चाहता है कि आम आदमी पार्टी की ही जीत हो। अजय कोठियाल का गंगोत्री में जनसंपर्क आज भी जारी है। कोठियाल कई गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो लोग खाली भारत ही नहीं जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने भी बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप भारत से बाहर आकर के और हमको भी संस्कृति के बारे में जोड़ो। तो रजनी भाई जो है, इनके एक्सपीरियंस में आता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे भी जा करके इन्होंने
हमारी जो लोक संस्कृति है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्योंकि रजनी भाई एक सामाजिक इंसान है, तो सामाजिक इंसान कई ऐसे होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से कभी नहीं जुड़ते, लेकिन अपनी जो उनकी सोच है निर्माण की तरफ समर्थन है, वो समर्थन जरूर देते हैं। तो रजनीकांत भाई आज अजय कोठियाल को जिस प्रकार से वो जानते हैं और अजय कोठियाल जिस प्रकार से रजनीकांत सेमवाल को जानता है, तो रजनीकांत भाई बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी को में जुड़े अजय कोठियाल को पूरा समर्थन देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्नल अजय कोठियाल बोल रहा है उत्तराखंड नवनिर्माण, उसमें इनका पूरे दिल से समर्थन है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी का बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस बार उत्तराखंड का मैनिफेस्टो पार्टी नहीं जनता तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा के लिए अलग गारंटी देगी। आप 70 विधानसभा के अलग अलग मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभाओं में जनता से सुझाव ले रहे हैं। तो इस बार उत्तराखंड का मैनिफेस्टो पार्टी नहीं जनता तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा के लिए अलग अलग गारंटी भी देगी। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जितने भी हमारी 70 के 70 विधानसभाएं हैं, वहां के तमाम बूथ लेवल से राय मशवरा करके 71 मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, जिसमें एक मैनिफेस्टो स्टेट लेवल का होगा और 70 विधानसभाओं के 70 अलग मैनिफेस्टो बनेंगे। और उसके साथ साथ हर विधानसभा के लिए एक नई गारंटी लॉन्च की जाएगी। इस बार पहली बार होगा कि उत्तराखंड का मैनिफेस्टो उत्तराखंड की जनता बनाएगी। पौड़ी में विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कई नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका मकसद प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टियों को सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे आसानी से अपना नामांकन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। साथ ही प्रत्याशियों द्वारा जनसभा करने या बैठक करने की अनुमति भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी गई है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए किए गए हैं, जिससे कि निर्वाचन विभाग के चक्कर काटे बिना अपने काम किए जा सकें। इस बार एक व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन पत्रों को भरने का एक सुविधा प्राप्त हो रहा है। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो उनके प्रत्याशी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो लोग किसी भी सभा की जो अनुमतियाँ प्राप्त करते हैं निर्वाचन कार्य के दौरान, उसके लिए भी उनको सुविधा, जो प्लेटफॉर्म होता है, पोर्टल है निर्वाचन आयोग का, उसका प्रयोग करने की इस बार अनुमति है। इस बार आपको ऑनलाइन धनराशि जमा करने का भी सुविधा जो है निर्वाचन आयोग ने अनुमति की है, तो उसका भी लाभ जो है प्रत्याशी ले सकते हैं। इस बार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम को एक अजीबोगरीब धमकी वाला पत्र मिला है। पत्र की भाषा हिंदी है। पत्र में जो धमकी दी गई है वो कविता के रूप में लिखी गई है। पत्र के अंत में तालिबान लिखा गया है। तो वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। आनन फानन में हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही धमकी भरे पत्र की जांच शुरू हो गई है। बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम संघ और बीजेपी से जुड़े बड़े संत हैं, उनको धमकी भरा पत्र मिलने से हरिद्वार पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हर पहलू से धमकी भरे पत्र की जांच कर रही है। पुलिस की जांच का विषय यह है कि आखिर ये पत्र किसने और क्यों भेजा है। पत्र भेजने वाले ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम को ही धमकी देने के लिए क्यों चुना। तो आपको बता दें कि धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि किसने भेजा, क्यों भेजा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सवाल यह है कि शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम को ही धमकी भरा पत्र क्यों मिला और कविता के रूप में धमकी लिखी गई है। पत्र में लास्ट में पत्र के तालिबान लिखा है, जिसके बाद पुलिस और जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो गई हैं। हरिद्वार में उनके आश्रम में ये पत्र भेजा गया और इस पत्र के बाद से ही होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है
और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी तो वहीं धर्म संसद विवाद से चर्चा में आए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिम्हानंद गिरी का कहना है कि प्रशासन ने साजिश के तहत ये गिरफ्तारी की है। इतना ही नहीं, जेल में रिजवी की जान का खतरा भी बताया जा रहा है। अब मामले में जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह की सुविधाएं आम कैदियों को दी जाती हैं, ठीक वही सुविधाएं उन्हें भी दी जा रही हैं। साथ ही वाई श्रेणी की सुरक्षा भी उन्हें मिली हुई है। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार की जिला कारागार में खतरा नहीं है। जितेंद्र नारायण त्यागी जो है कल इस कारागार में निरुद्ध हुए हैं और एक बंदी को जो भी सुविधाएं अनुमन्य होती हैं एज पर जेल मैनुअल, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और चूंकि उनको बाहर वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और जैसा कि हमारी जानकारी में भी आया है कि उनको कई थ्रेट मिली हुई है, तो उसके मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान जो है इस कारागार में रखा जा रहा है। ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर में फिर से गुलदार की धमक होने लगी है, जिसकी वजह से क्षेत्र के निवासी दहशत में जीने को मजबूर हैं। गुलदार के धमक की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। क्षेत्रीय निवासियों ने वन विभाग के रेंज कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। तो गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की गई है, क्योंकि जिसके चलते बहुत ज़्यादा खौफ वहां के निवासियों में है और सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग की टीम को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना मिलने पे तो मतलब जो है कल जो है रात को टीम को भेज दिया गया था और आज जो है आप लोग सामने आए तो आपने बताया कि 11 बजे के लगभग आ रहा, 3-4 बजे के बाद वो लौट रहा है। तो आज हम ये करेंगे, पूरी टीम लेके मैं स्वयं भी जो है 10 बजे जो है वहाँ मौके पे पहुँच जाऊँगा। उसके अनुसार उसका अध्ययन कर लेंगे तो आगे की कार्रवाई तब शुरू कर दी जाएगी। प्रॉब्लम सर ये है कि मैंने आज रात के टाइम की बात है तो बेटी पड़ोसी बैठे हुए थे, पड़ोसी ने बताया रात को कि ऐसे करके बात है, मैंने बाघ देखा है। तो मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, कैमरे में चेक किया। कैमरे में चेक करने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में ही बाघ था ही, और बाघ ऐसा बहुत बड़ा बाघ है कि रात भर वो वही रहा है। तो मैंने वन विभाग को अपने फोटो भेजी है, तो वो वन विभाग वाले भी 8 बजे करीब आए हैं। 8 बजे उन्होंने एक बम फोड़ा, बम फोड़ के चले गए। उसके बाद वो नहीं आए बम के लिए। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी इन्होंने ये बोला है कि शाम को आज हम लोग पूरी टीम भेजेंगे, रात को 8 बजे करीब बम फोड़ के दिखाएंगे, मतलब जैसा भी रहेगा रात को देखेंगे और उसमें फिर बताएंगे आपको। प्रॉब्लम सर ये है कि मैंने आज तो गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब वन विभाग की टीम लगातार लग गई है इस काम में। सोमेश्वर नगर में गुलदार की धमक से वहां के जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने शिकायत की, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को ज्ञापन सौंपा है। ऋषिकेश में जब सीसीटीवी कैमरे को देखा गया और जब फुटेज निकाला गया तो उसमें नजर आया कि आखिर कैसे जो गुलदार हैं वो रात बिरात घूम रहे हैं, जो किसी के लिए भी सही नहीं है, असुरक्षित है और सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग को ज्ञापन सौंपा गया।
उत्तराखंड में महज कुछ ही महीनों में बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को मजबूती से टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी। चुनाव से पहले हुए कुछ चुनावी सर्वे में आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के फहराते इस परचम के पीछे एक बड़ा नाम है और वो नाम है प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का। दिल्ली के संगम विहार से लगातार 3 बार से विधायक मोहनिया ने जब से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली है, तब से पहाड़ ने आम आदमी पार्टी की पकड़ और तेज कर दी है। किराना की दुकान चलाने वाले पिता की संतान मोहनिया का आम आदमी के बीच उन्हीं के जैसे रहना और बैठना एक बड़ी बात है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। युवा और तेज तर्रार छवि वाले आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश मोहनिया किसी परिचय के मोहताज नहीं। वर्तमान में वे उत्तराखंड में पार्टी के प्रभारी हैं। जाहिर है उत्तराखंड में आपका झंडा बुलंद करने के लिए दिनेश मोहनिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लगातार उत्तराखंड के दौरे से वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए और दिल्ली के विकास मॉडल को सबके सामने रख रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन एक समस्या है, जिसको लेकर दिनेश मोहनिया रोजगार गारंटी योजना के जरिए युवाओं को भरोसा दे रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार के मोर्चे पर बड़ा बदलाव होगा। आइए उनके सियासी करियर के बारे में जानते हैं। दिनेश मोहनिया को जानिए, आम आदमी पार्टी से सियासी करियर की शुरुआत। दिल्ली के संगम विहार से विधायक हैं। 2013 में बीजेपी नेता शिवचरण लाल गुप्ता को हराया था। 2015 में फिर शिवचरण लाल गुप्ता को मात दी। 2020 में भी जेडीयू नेता शिवचरण लाल गुप्ता को हराया। दिनेश मोहनिया 2015 से 2020 तक दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। 2020 से आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी बने। एमसीडी के को इंचार्ज रहे। कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स के चेयरमैन रहे। नवंबर 2020 में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन बने। चुनाव घोषणा के पहले ही उत्तराखंड में दिनेश मोहनिया की सक्रियता रही है। पार्टी के बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली की स्कीम को लगातार लोगों से कम्युनिकेट करते रहे हैं। दिनेश मोहनिया ने संभाली है कमान। उत्तराखंड में आपका अभियान, नई गारंटी योजना का ऐलान। रोजगार गारंटी योजना के तहत युवाओं का रजिस्ट्रेशन। सभी 70 विधानसभा में रोजगार गारंटी योजना यात्रा। हर महीने 5000 बेरोजगारी भत्ता का वादा। 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा। नौकरियों में उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री का वादा। बहरहाल दिनेश मोहनिया उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 2011 में हुए अन्ना आंदोलन के दौरान ही जुड़ गए थे। 2013 में विधायक बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी देखरेख में उत्तराखंड में आप अच्छा प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की फटाफट खबरों पर। मसूरी में कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष सतीश डोंडियाल और महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष गीता कुमाई के साथ सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। चमोली में आज पुलिस ने चमोली बाजार में चुनाव आचार संहिता के बाद धारा 144 लगने पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। लालकुआं में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके चलते हाट बाजार में बाहर से आए सब्जी विक्रेताओं की सैंपलिंग कराई गई, जिससे कि बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। उधम सिंह नगर में कोरोना से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। संक्रमित को 9 जनवरी को सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
उधम सिंह नगर में फुलभट्टा पुलिस को सफलता मिली है। टीम ने 10 अवैध तमंचे और कारतूस के साथ 10,000 की नकदी बरामद की है। तो वहीं मामले में पति पत्नी समेत एक की गिरफ्तारी भी हुई है। काशीपुर पुलिस ने एसओजी की मदद से संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने 4 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।